नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के आर एग्ज़ाम क्रैकर्स में। के आर एग्ज़ाम क्रैकर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपके लिए सी टेट और टेट के बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकेगा और आप अच्छा स्कोर गेन कर सकेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आपको मालूम ही है आपका जो सी टेट का एग्ज़ाम है जुलाई में होने वाला है। इसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम होती है हम आपके साथ बने हुए हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ हम यहाँ चला रहे हैं और उसके तहत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मृति के नियम एवं सिद्धांत। इस टॉपिक से भी आपको सी टेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमेशा। इसलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि स्मृति के नियम एवं सिद्धांत से रिलेटेड है। कह रहा है निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। वो कह रहा है कि स्मृति का हमें मापन करना है। क्या करना है? हमें स्मृति का मापन करना है। तो उसके लिए कौन सी विधि का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन गलत है और बाकी ऑप्शन 3 सही हैं। तो सही आंसर है दोस्तों इसका बी, तार्किक विधि। तार्किक विधि का उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रत्याह्वान विधि, आप स्मृति मापन इससे कर सकते हैं। पहचान विधि के द्वारा स्मृति मापन करते हैं। पुनः सीखना विधि के द्वारा स्मृति मापन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, उससे आपको और बेटर तरीके से सब क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है स्मृति वह योग्यता है। अब स्मृति के बारे में वो बताना चाहता है। स्मृति क्या है? स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभव अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को, जो भी हमारे पूर्व अनुभव है, पूर्व अनुभव अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने, बातों को जो हम अधिगम के द्वारा बातें सीखते हैं हमारे दिमाग में बिठाने। संचित करने का मतलब है कि हमारे जो भी हम बातें सीखते हैं उसको हमारे दिमाग में सेट हो जाए, वो एक तरह से फिक्स हो जाए। तथा कालांतर में उसका चेतन, मतलब समय आने के बाद। और फिर कह रहा है कि समय आने के बाद भविष्य में चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित होता है। जो हमारा भविष्य में हम जो भी चीज़ें, ऐसा है कहने का मतलब इसका ये है कि जो हमारे पूर्व अनुभव हैं और जो हम अधिगम से कुछ जो चीज़ें सीखते हैं, मतलब जो भी ज्ञान हमारे मस्तिष्क में धारण होता है, फिर भविष्य में जो भी समय आने पर उसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो हमारा संसार है उसमें। तो वो जो है वो स्मृति के अंतर्गत आता है। वो जो हम चीज़ें हमारी रिकॉल करते हैं अपने दिमाग से, हम उसको सोचते हैं और समस्या का समाधान करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? स्मृति कहते हैं उसको। प्रत्याहन विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित है। ये सभी चीज़ें स्मृति की विधियाँ हैं। और तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। जो तार्किक विधि है वो बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? जो संगणन सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? आप बताएंगे किससे रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है यूपी टेट 2016 में आ चुका है प्राइमरी में, और यूपी टेट जूनियर में भी 2017 में इसको पूछा जा चुका है। तो जो संगणन सिद्धांत है वो स्मृति से रिलेटेड है। सही आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चनों का ऐसा ही मैं एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिससे आप उसको पढ़ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समय पर उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। मैं सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा, जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। कह रहा है जो संगणन सिद्धांत है वो अपने स्मृति से संबंधित है। ये सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण तरीके को व्याख्यात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है ये सिद्धांत, जो संगणन सिद्धांत है मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जो हम निर्णय निर्माण करते हैं उसकी प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके, जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसके तरीके को क्या करता है? व्याख्यात करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में अनेक असंख्य सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। वो कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य, हमारे जो मस्तिष्क में बहुत सारी जो सूचनाएं वो क्या आती है? बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो मनुष्य समाधान में सहायक होती हैं। और इतनी सारी सूचनाओं में से हम वही सूचना बाहर लेके आते हैं जिस समय जो हमें समस्या समाधान के लिए सहायक होती है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। वही व्यक्ति सृजनशील होगा, जो व्यक्ति सृजनशील होगा वही निर्णय निर्माण क्या होगा? दक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा। बोल रहा है कि बच्चे की, किसी बालक की आपको स्मृति सुधारनी है, तो इनमें से कौन से 4 ऑप्शन
आपको मदद, इसमें से 3 ऑप्शन आपको मदद करेंगे और चौथा कौन सा है जो मदद नहीं करेगा, जो कि आपको खोज निकालना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है कि दोहराना अभ्यास करना, ये आपकी स्मृति सुधारने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है। रिवीजन करने से हम क्या करते हैं, हमारी स्मृति मजबूत होती है। ताल अथवा लय की सहायता करने से इससे भी हमारी स्मृति क्या होती है, मजबूत होती है। विषय सामग्री को उचित समूह में व्यवस्थित करना, इससे भी दोस्तों हमारी जो है स्मृति मजबूत होती है। डी आंसर इसका सही है, जो कि स्मृति सुधारने में मदद नहीं करता। सही आंसर है अविपरीत विस्मृति का सिद्धांत। जो अविपरीत विस्मृति का सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा से रिलेटेड है। ये हरियाणा टेट में आ चुका है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। अप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत अभिप्रेरणा स्तर को निर्धारण में सहायक होता है। कह रहा है जो अप्रेरित विस्मृति का जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा स्तर को निर्धारण में क्या होता है, सहायक होता है, ना कि स्मृति को सुधारने में सहायक होता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। कह रहा है चेकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है। चेकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है। तो दोस्तों सही आंसर है इसका डी। जो मिलर का सिद्धांत है दोस्तों वो 5 से 9 के बीच उसका कहते हैं कि काल्पनिक स्मृति का जो केवल 5 से 9 के बीच संरचनाएं समाहित होती हैं। मतलब 5 से लेकर 6, 7, 8, 9 के बीच वैल्यू आनी चाहिए मिलर के अंदर। 5, 6, 7, 8 और 9 के बीच। तो आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, सो उसकी जो वैल्यू वेरी होगी 5 से 9 के बीच होगी। देखिए 2 में आप 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 2 में 3 घटा देंगे -3 कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अपन को वैल्यू ढूंढनी है जो मिलर का जो सिद्धांत है 5 से 9 के बीच वेरी कर रहा है। तो इसमें देखिए 9 में आप 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे, 9 से 1 कम करेंगे 8, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 कम करेंगे तो क्या आएंगे 3, ये भी गलत हो गया। सही आंसर है दोस्तों डी। 7 में आप 2 जोड़ेंगे आएंगे क्या 9, 7 में आप 2 घटाएंगे तो क्या आएंगे 5। तो 5 से 9 के बीच जो मिलर का सिद्धांत है वो क्या करता है, वेरी करता है। सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, डी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है चेकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर 7 ± 2 है। जो चेकिंग के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर है वो क्या है, 7 ± 2 है। मिलर ने वर्ष 1956 में एक विचार प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि अकाल्पनिक स्मृति में केवल 5 से 9 सूचनाएं ही संग्रहित होती हैं। 5 से लेकर के 9 तक सूचनाएं ही संग्रहित होती हैं, जिसे 7 ± 2 लिख सकते हैं, जिसमें एक भाग सार्थक इकाई के रूप में होता है तथा एक भाग कोई अंक, शब्द या किसी चेहरे को संदर्भित करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित होते हैं ताकि यह लघुकालिक से दीर्घकालिक स्मृति तक चले। कह रहा है कि सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित होते हैं ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले। तो दोस्तों सही आंसर है पूर्व अभ्यास। जो रिहर्सल होती है वो इसमें शामिल होती है। एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है सूचना की पुनरावृत्ति में पुनर्अभ्यास रिहर्सल आवश्यक है ताकि ये लघुकालीन से दीर्घकालीन तक मस्तिष्क में विद्यमान रहे। मतलब आप उसको रिहर्सल करते रहिए बार बार किसी चीज़ को, यदि आप स्मृति में उसको लघुकालीन से दीर्घकालीन तक रखना चाहते हैं। वैसे हमारे साथ पढ़ाई में भी होता है, जैसे हम शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ें भूल जाते हैं तो उसको बराबर रिवाइज करते हैं जिससे हमारे मस्तिष्क में वो क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म में रह सकें। किसी के द्वारा कोई बात जितनी अच्छी तरह से धारण की गई होती है उसका उतनी सरलता से पुनः स्मरण किया जा सकता है तथा वह सूचना दीर्घकालिक भी हो जाती है। दोस्तों आपको क्लियर आ गई होगी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है स्मृति को निम्न विधि से मापा जा सकता है। स्मृति को मापने की विधि कौन कौन सी है वो आपको बतानी है इसमें से। तो पुनरुत्पादन, रिकॉल यानी याद करना से हम क्या कर सकते हैं, स्मृति को नाप सकते हैं। रिकॉल से हम क्या कर सकते हैं, यानी याद करने से स्मृति को नाप सकते हैं। MP टेट में दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कह रहा है स्मृति को पुनरुत्पादन या पुनः स्मरण विधि से मापा जा सकता है। पुनः स्मरण स्मृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। पुनः स्मरण से तात्पर्य
पुनः स्मरण से क्या मतलब होता है वो आपको समझाना चाहता है। पुनः स्मरण से इसका मतलब है गत अनुभव तथा अधिगम को वर्तमान में पुनः उत्पादन करने से है। जो हमारे पुराने अनुभव और अधिगम है उनको वर्तमान समय में सामने क्या प्रेजेंट करने से। यह काफ़ी हद तक व्यक्ति की धारण शक्ति पर निर्भर करता है। समझ में आ गया दोस्तों। किसी व्यक्ति के द्वारा जो बातें जितनी अच्छी तरह से धारण की गई होती हैं उसकी उतनी ही अधिक सरलता से पुनः स्मरण किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप बातों को जितने अच्छे से अपने मस्तिष्क में धारण करेंगे तो उसका प्रेजेंटेशन या उसको उतनी ही अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। पुनः स्मरण उतने ही जल्द अच्छी तरीके से याद करेंगे जिन चीज़ों को आप जितने अच्छी तरह से धारण कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है ये। किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास संसाधन शामिल किया। कह रहा है स्मृति पर किसी मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया और जिसमें बकवास शब्द को क्या किया, शामिल किया था। तो सही आंसर है दोस्तों ए, एबिंगहास। एबिंगहास ने स्मृति के अंदर बकवास शब्द शामिल किया था। कैसे किया था ये आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन से आपके सामने। कह रहा है एबिंगहास ने स्मृति पर एक प्रयोग किया। पूछ सकता है कि स्मृति पर किसने प्रयोग किया था। एबिंगहास ने किया था, जिसमें बकवास शब्द नॉनसेंस सिलेबस शामिल था। जिसमें नॉनसेंस शब्द उसने शामिल किया था, नॉनसेंस शब्द शामिल था। एबिंगहास ने विस्मरण के स्वरूप को समझाने के लिए, एबिंगहास ने क्या समझाया था दोस्तों, विस्मरण के स्वरूप को समझाया था। विस्मरण के स्वरूप को समझाने के लिए सर्वप्रथम क्रमिक प्रयास किया। और कैसा प्रयास किया था, एक क्रमबद्ध प्रयास किया था। उन्होंने निरर्थक को क्या बोलते हैं, बकवास शब्दांशों की सूची जो व्यंजन स्वर अक्षरों से बना था, जिसका कोई मीनिंग नहीं था, जो व्यंजन स्वर अक्षरों से बना था, जिन्हें CVC ट्राइम कहा जाता था। और इन शब्दांशों को क्या कहा जाता था, जो बकवास होते थे, जिनका कोई मतलब नहीं होता था, उसको कहते थे CVC ट्राइग्राम। क्या कहते थे दोस्तों, CVC ट्राइग्राम कहा जाता था। जैसे NOK जिसका कोई मतलब नहीं है, SEP इत्यादि को याद किया। उस सूची को भिन्न भिन्न समय अंतरालों बाद पुनः याद किया गया तथा प्रत्येक बार प्रयासों की संख्या का मापन किया गया। उन्होंने पाया कि विस्मरण के क्रम एक निश्चित क्रम में होता है। और पाया उन्होंने विस्मरण के क्रम का एक निश्चित क्रम होता है। भूलने का जो हमारा वो एक क्रम होता है वो क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। तो एबिंगहास ने विस्मरण के ऊपर एक प्रयोग किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और जो भूलने का क्रम होता है वो एक निश्चित क्या होता है, क्रम होता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों विस्मृति का अर्थ तथा प्रकार, जानेंगे कि विस्मृति का अर्थ क्या होता है और विस्मृति का प्रकार क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम से मिल जाते हैं। कह रहा है सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने में सफलता क्या कहलाती है। जैसे हम कोई बात सीख लेते हैं और उसको दिमाग में याद नहीं कर पाते हैं, हम कहते हैं ना भूल गया मैं, तो दोस्तों वो क्या है, वो विस्मृति है। सही आंसर है बी, क्या कहलाती है, विस्मृति कहलाती है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने। कह रहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है। जैसा मैंने आपको बताया, विस्मृति का तात्पर्य क्या होता है, भूलना होता है, जिसमें कोई तथ्य याद नहीं हो पाता है। इस दोष को विस्मृति कहते हैं। जब हम कोई तथ्य याद नहीं कर पाते हैं, मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, तो इस दोष को क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है दोस्तों, विस्मरण कहलाता है। सही आंसर इसका ए, विस्मरण कहलाता है। ये विस्मरण की परिभाषा भी है कि सीखी बात को धारण करने या पुनः स्मरण करने में असफल होना। धारण करने का मतलब क्या है कि हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते, दिमाग को याद नहीं कर पा रहे पुनः। एक्सप्लेनेशन आप सामने कह रहा है सीखी बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। अब हम जानेंगे विस्मृति के कारण, विस्मृति क्यों होती है और विस्मृति को कम करने के उपाय, मतलब जो विस्मृति होती है क्यों होती है और हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, उसके उपाय हम जानेंगे। उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। आपको बताना है कि भूलने का सिद्धांत इनमें से कौन सा है। सही आंसर है दोस्तों बी, प्रतीपकारी अवरोध। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बी, प्रतीपकारी अवरोध है। वो क्या दोस्तों, भूलने का सिद्धांत है। जो भूलने का सिद्धांत है वो प्रतीपकारी अवरोध है। कैसे है आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, देख लीजिए। प्रतीपकारी अवरोध
भूलने का सिद्धांत है, जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा या अन्य वस्तु पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव होता है। मतलब जो भी चीज़ें हम सीख लेते हैं और उसको हम जब अन्य वस्तुओं पर लागू करते हैं तो उसमें हम त्रुटि का अनुभव करते हैं, उसको अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जैसे हम मैथ का कोई सवाल कर रहे हैं, मान लो हमें वो फार्मूला याद नहीं आ रहा है, मान लो हमें चक्रवर्ती ब्याज का सवाल करना है, सॉल्व करना है, लेकिन हमें उसका फार्मूला ही नहीं आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्रतिपकारी अवरोध, एक भूलने का सिद्धांत के अंतर्गत आती है। आपको इससे क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? इन चारों में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका डी, शिक्षक की योग्यता, क्योंकि शिक्षक की योग्यता का भूलने में कोई योग ही नहीं है। ये आपकी एक शारीरिक क्रियाएं हैं, भूलना मानसिक क्रियाएं हैं, पुनरावृत्ति करना, ये सब अपने शरीर और मस्तिष्क से रिलेटेड हैं, लेकिन शिक्षक की योग्यता का व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कह रहा है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों में भूलने की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दोष के कारण, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, जो भूलने की जो प्रवृत्ति होती है वो मानसिक और शारीरिक दोष के कारण होती है। यदि कोई व्यक्ति भूलता है तो उसमें डेफिनेटली रूप से आप ये मान लीजिए कि उसके अंतर्गत शारीरिक या मानसिक दोष है। इसके अलावा मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव एवं सीखने की मात्रा की भूलने का प्रमुख कारण है। सीखने की जो मात्रा है वो भूलने का क्या है? प्रमुख कारण है। किंतु बालकों के भूलने के कारणों में कमी किसी प्रकार के शिक्षक का योगदान नहीं है। मतलब जो बालक भूल जाता है उसका शिक्षक से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक अन्य चीज़ हो गई, क्योंकि भूलना हमसे रिलेटेड होता है, प्रत्येक व्यक्ति से रिलेटेड होता है, उसका अन्य व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति कम करने का उपाय क्या है दोस्तों? सही आंसर है सी, पाठ की पुनरावृत्ति। आप जितने ज़्यादा पुनरावृत्ति करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, आपकी विस्मृति उतनी अच्छी होगी। जो भी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं परीक्षाओं में, वो इसलिए करते हैं कि वो बार बार उन चीज़ों को क्या करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, वो भूलते नहीं हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार में पढ़ के चले गए और फिर वहाँ पर कहते हैं कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया, क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया, हमने बार बार वीडियोज़ नहीं देखे, हमने बार बार प्रैक्टिस नहीं करी उसकी। तो प्रैक्टिस की कमी की वजह से ऐसा होता है। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव या सीखी गई बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, विस्मृति कहते हैं। अतः विस्मृति को कम करने के लिए आवश्यक है कि सीखी गई बातें या अनुभवों की क्या करी जाए, पुनरावृत्ति की जाए। क्या कह रहा है? विस्मृति को कम करने के लिए आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाए। मतलब जो भी आप अनुभव आपने सीखा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो बातें सीखी हैं, उसका क्या किया जाए, रिवीजन किया जाए, बार बार पुनरावृत्ति की जाए, जिससे आपकी विस्मृति कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का क्या कारण नहीं है दोस्तों, ये पूछ रहा है। सही आंसर है बी, स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा का विस्मृति से कोई रिलेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है विस्मृति या विस्मरण सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्वता, सीखने की दोषपूर्ण विधियों का कारण होती है। अतः स्मरण करने की इच्छा इसकी तर्कसंगत नहीं है। मतलब इससे मैच नहीं खाती स्मरण करने की इच्छा, वो जस्ट अपोजिट बात हो गई। अब हम दोस्तों जानेंगे आदत का अर्थ, प्रकार एवं शिक्षा में इसका महत्व। आदत का अर्थ, आदत क्या होती है और इसका प्रकार, और शिक्षा में इसका महत्व, इसके बारे में हम जानेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नैतिक आदत नहीं है? कौन सी एक नैतिक आदत नहीं है? इसका आंसर दोस्तों क्या है? सी सही है इसका, सही उच्चारण नैतिक आदत नहीं है। सही उच्चारण क्या है दोस्तों? एक नैतिक आदत नहीं है। सत्य बोलना एक हमारी नैतिक आदत होती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना एक हमारी नैतिक आदत होती है। दूसरे जीवों पर दया करना एक क्या होती है? नैतिक आदत होती है। तो आप अभी समझेंगे कि नैतिक आदत कौन कौन सी हैं आपके सामने। नैतिक आदत निम्न है: सत्य बोलना नैतिक आदत है, सहानुभूति दिखाना नैतिक आदत है, जीवों पर दया करना नैतिक आदत है, दूसरों की सहायता करना भी एक नैतिक आदत के अंतर्गत आता है। सही उच्चारण ना कर पाना एक भाषा का विकार है। जो ऑप्शन दिया हुआ है सही उच्चारण ना कर पाना एक भाषा का दोष है, जो अभ्यास द्वारा दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों सही आंसर है सी, सही उच्चारण ना कर पाना, ये तर्कसंगत नहीं है। अब हम दोस्तों जानेंगे थकान के बारे में।
थकान का प्रकार, थकान का अर्थ, कारण एवं शिक्षा में थकान का क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थकान का कारण नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि थकान का क्या कारण नहीं है। निरंतर कार्य करते रहना, बिल्कुल सही है, इससे थकान आती है। शिक्षण विधियाँ, इससे भी आपकी थकान आ सकती है कि शिक्षण विधियाँ आपकी सही नहीं है। अपर्याप्त रोशनी, ये भी थकान का कारण है। विश्राम, आराम करना थकान का कारण नहीं हो सकती है। आराम करने से तो दोस्तों थकान दूर हो जाती है। तो सही आंसर है दोस्तों क्या है, सी, विश्राम। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। कह रहा है निरंतर कार्य करते रहने से, कार्य करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ ना होने से, उपयुक्त शिक्षण विधियों के अभाव से, पर्याप्त रोशनी ना होने से थकान का अनुभव किया जा सकता है। थकान को दूर करने के लिए विश्राम, आराम किया जाता है। जैसा मैंने बताया, थकान को दूर करने के लिए क्या करते हैं, आराम करते हैं। अतः विश्राम थकान का कारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम जानेंगे अनुशासन के बारे में। अनुशासन क्या चीज़ है। अनुशासन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रण करने से है। किसका अभिप्राय, किसका मतलब अपने व्यवहार को नियंत्रण करने से है। तो दोस्तों इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, ए, आत्मनियंत्रण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का अर्थ आत्मा पर नियंत्रण, अर्थात अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आत्मनियंत्रण है। आत्मनियंत्रण का क्या मतलब है दोस्तों, आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना। क्या मतलब है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना आत्मनियंत्रण कहलाता है। अतः अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त शब्द आत्मनियंत्रण है। अपने व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, आत्मनियंत्रण है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो डिस्कशन था आपको वो काफ़ी क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आऊँ और मैं हर क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करूँगा। आपके अंदर जो भी गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए हैं उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगा, जिससे परीक्षा में आप बेहतरीन स्कोर कर सकेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।